द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गोदान भाग 9। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाला था जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने एक हरे रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, भाई मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वे अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 महावार फटकारते हैं। भई ना जोरू है, ना कोई जाता, ना कोई चिंता, ना बाधा। वह दर्शन ना बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं। ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी। मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इजलास दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कह कहा मारा। हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कह कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतनी ही वे आपसे दूर भागेगी। जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वे इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, को काहू में मग्न। और इन सब अजगरों को बख्शे देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मगर वे लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज़ डिग्रियाँ हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को न रोक सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बलिदान ना करे। मुझे क्या अच्छा लगता है भाई, मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं।
मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी, मिस मालती क्या, किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2-4 बार जेल भी हो आए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर ना पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेज के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर पैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो पैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराइयाँ हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी, निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो ये नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। वे मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चढ़ने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली गया, एक हत्या से बचे। अजी, आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं, 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी। कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें से अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं हैं। रुपए जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर्ड न कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी को जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। ये जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबर, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए।
राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्यक्षमता से कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजता है। उसकी सलाह की उपेक्षा ना की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाएं, तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे भाई, क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेकार में ना पकड़ा जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है, बता। देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीज़ें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अतारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोए, कंघी, सहदैया, कुकरोंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घुमची आदि। हर एक चीज़ दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण की बयान करता जाता था। ये मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है साहब। ये धतूरे के बीज हैं मालिक। गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इनकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं किमियागर हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार, वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फ़कीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप वे चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नब्दा कसा जा सके तो क्या बुरा है? जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कह कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वे आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी दर्शन ना हुए होंगे। अब कि आप आएंगे, उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। ना जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे। पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी ये सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सब को ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे।
राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी वह विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी ललायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करे। संसार के बंधनों को वे भी साधारण मनुष्य की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब वे संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया है? उन्होंने संन्यास कब लिया है साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। स्वातंत्र्य उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र्य का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आइए तो उनसे बातें हों। वे प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिलाता? वाक्य पूरा न हुआ था कि वे सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामखाओं से छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता। अजीब बड़ी खतरनाक जगह है। अरे एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए। फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक ना मानी। मारे भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वे चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो रहे थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूँगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो ये आपका अहिंसावाद था। शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, ना कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जी जरा सोच लेने दीजिए। अजी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।